समंदर की लहरों के बीच एक ऐसा जहाज अपनी यात्रा पर निकल चुका है जिसके पास ना तो लोहे की दीवारें हैं और ना ही किसी मुसीबत में भागने के लिए कोई विदेशी इंजन। यह है 2025 का भारत। वह भारत जहाँ एक तरफ हम हाइपरसोनिक मिसाइलों और न्यूक्लियर सबमरीन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने ऐसा दांव खेला है जिसने दुनिया भर के समुद्री विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गुजरात के पोरबंदर तट से एक ऐसा जहाज ओमान के मस्कट की ओर रवाना हुआ है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी टाइम मशीन में बैठकर 2000 साल पीछे लौट आए हों। यह कोई साधारण नाव नहीं है और ना ही यह किसी म्यूजियम में सजाने के लिए बना खिलौना। यह एक ऐसा मिशन है जिसमें जान का जोखिम भी है और इतिहास को फिर से जीवित करने का जुनून भी। सोचिए, आज के दौर में जब जीपीएस और सैटेलाइट के बिना हम घर से बाहर निकलने में भी हिचकते हैं, उसी दौर में 15 जांबाज भारतीय नाविक सिर्फ हवा के भरोसे लकड़ी और रस्सियों से बने जहाज पर सवार होकर गहरे समंदर में उतर गए हैं। आखिर भारतीय नौसेना को अचानक प्राचीन लकड़ी के जहाजों की याद क्यों आई है? क्या यह सिर्फ एक प्रयोग है या इसके पीछे भारत की कोई बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक सोच छिपी हुई है? सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि इस जहाज में लोहे की एक भी कील क्यों नहीं है और कंडीनियर नाम के पीछे वह कौन सा भूला बिसरा इतिहास छिपा हुआ है जो भारत को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया और अरब साम्राज्यों से जोड़ता है? क्या यह जहाज अरब सागर के खतरनाक तूफानों का सामना कर पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों, इस मिशन की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा तकनीकी और थोड़ा भावनात्मक होना पड़ेगा। जिस जहाज की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है INSB कंडीनियर। यह नाम अपने आप में एक पूरी सभ्यता, एक पूरा समुद्री इतिहास समेटे हुए है, लेकिन उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले बात करते हैं उस अजूबे की जो इस वक्त अरब सागर की लहरों से आंखों में आंखें डालकर टकरा रहा है। आज की दुनिया में जहाज स्टील से बनते हैं, वेल्डिंग से जोड़े जाते हैं और उनमें हजारों हॉर्स पावर के इंजन लगे होते हैं, लेकिन INSB कंडीनियर इन सभी नियमों को तोड़ता है। यह भारतीय नौसेना का एक नॉन कॉम्बैट सेलिंग वेसल है। आसान शब्दों में कहें तो यह दुश्मन से लड़ने वाला जहाज नहीं बल्कि समय से लड़ने वाला जहाज है। यह हमें यह याद दिलाने के लिए बनाया गया है कि जब यूरोप के लोग समुद्री यात्रा की कल्पना भी ठीक से नहीं कर पाते थे, तब भारत के नाविक समंदर के रास्तों से पूरी दुनिया में व्यापार किया करते थे। गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक का यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह उन प्राचीन मसाला मार्गों को फिर से जीवित करने की कोशिश है जिन पर कभी भारत का दबदबा हुआ करता था। इस जहाज को बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसे देखकर आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी हैरान हैं। इसमें ना नट बोल्ट है, ना वेल्डिंग और ना ही लोहे की कील। तो फिर सवाल उठता है कि यह जहाज आखिर टिका कैसे है? इसका जवाब छिपा है भारत की हजारों साल पुरानी स्टिच प्लैंक टेक्नोलॉजी, यानी लकड़ी को सिलने की तकनीक में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लकड़ी को सिला गया है। इसे टांकाई विधि कहा जाता है। इस तकनीक में लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन लोहे की कीलों से नहीं, इसके बजाय नारियल के रेशों से बनी बेहद मजबूत रस्सियों से इन तख्तों को ठीक वैसे ही सिला जाता है जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ सुई और धागा विशाल और बेहद मजबूत होते हैं। अब सवाल उठता है कि लोहे की कील क्यों नहीं? क्या हमारे पूर्वजों के पास लोहा नहीं था? भारत वही देश है जिसने पूरी दुनिया को बूट स्टील दिया है, लेकिन समुद्र में लोहे की एक बड़ी कमजोरी है खारा पानी। खारा पानी लोहे को धीरे धीरे गला देता है और दूसरा और सबसे अहम कारण है लचीलापन। जब ऊंची ऊंची लहरें जहाज से टकराती हैं तो लोहे का जहाज सख्त होने के कारण झटके को रोकने की कोशिश करता है, जिससे दरारें पड़ सकती हैं, लेकिन नारियल की रस्सियों से सिला हुआ यह जहाज लचीला होता है। यह लहरों से लड़ता नहीं बल्कि उनकी ताकत को सोख लेता है, थोड़ा मुड़ता है, थोड़ा झुकता है और फिर खुद को संभाल लेता है। यह तकनीक करीब 5वीं शताब्दी ईस्वी की है, यानी आज से लगभग 1500 से 1600 साल पुरानी। INSB कंडीनियर को इसी तकनीक से बिना किसी आधुनिक ब्लूप्रिंट के सिर्फ विजुअल इंटरप्रिटेशन और वैज्ञानिक वैलिडेशन के आधार पर तैयार किया गया है। इस पूरे काम में भारत के प्रतिष्ठित संस्थान IIT मद्रास ने अहम भूमिका निभाई है, यानी प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ऐसा संगम जो अब ओमान के तट की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस जहाज की बनावट में और भी कई ऐसे राज छिपे हैं जो आपको चौंका देंगे। उदाहरण के लिए, इस जहाज के अंदर पानी न घुसे इसके लिए क्या किया गया है? आज के जहाजों में रबर सील और सिंथेटिक ग्लू का इस्तेमाल होता है, लेकिन कंडीनियर में पूरी तरह देसी और वैज्ञानिक समाधान अपनाया गया है। लकड़ी के जोड़ों को वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक रॉल
नेचुरल रेजिन, कॉटन और मछली के तेल के खास मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है। यह मिश्रण पानी के संपर्क में आते ही फूल जाता है और किसी भी सूक्ष्म छेद को पूरी तरह भर देता है। INSB कंटेनर की लंबाई करीब 19.6 मीटर यानी लगभग 64 फीट है, जबकि इसकी चौड़ाई 6.5 मीटर है। इसका ड्राफ्ट यानी जहाज का वह हिस्सा जो पानी के नीचे रहता है उस करीब 3.33 मीटर गहरा है। सबसे अहम बात है कि इसमें कोई प्रोपल्सन सिस्टम नहीं है, मतलब अगर हवा रुक गई तो जहाज वहीं ठहर जाएगा और अगर हवा उल्टी चल पड़ी तो इसे संभालना नाविकों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इसी वजह से इस जहाज पर सवार 15 नाविकों को खास ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें सिखाया गया है कि वे हवाओं की दिशा पहचानें, बादलों को पढ़ें और तारों की स्थिति देखकर रास्ता तय करें। यह पूरी तरह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाला मिशन है। यह जहाज फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था और मई 2025 में इसे आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और दोस्तों, यह सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं, यह भारत के समुद्री आत्मविश्वास की तैरती हुई पहचान है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि भारत की समुद्री विरासत का चलता फिरता किला है। अब जरा इस मिशन के उस पहलू पर नजर डालते जो दिखता कम है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ता है, इसका रणनीतिक और कूटनीतिक महत्व। इस पूरे प्रोजेक्ट को भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। इसे अगर एक शब्द में समझना हो तो यह प्रोजेक्ट मौसम की आत्मा है। इसमें भारत अपने भूले बिसरे समुद्री संपर्कों को फिर से जीवित कर रहा है। अब सवाल उठता है, ओमान ही क्यों? जो जवाब इतिहास की गहराइयों में छिपा हुआ है। ओमान और भारत का रिश्ता आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। हड़प्पा सभ्यता के दौर में गुजरात के लोथल बंदरगाह से ओमान तक व्यापारिक जहाज जाया करते थे, यानी यह समुद्री रास्ता हमारे लिए नया नहीं बल्कि पुश्तैनी है। जब INSB कंडियन ओमान के मस्कट तट पर पहुंचेगा तो यह सिर्फ एक जहाज की एंट्री नहीं होगी बल्कि दुनिया के सामने एक साफ संदेश होगा कि हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी कल भी थी, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी। यह उन तमाम दावों पर एक करारा तमाचा है जो कहते हैं कि भारत ने जहाज बनाना और नेविगेशन अंग्रेजों या मुगलों से सीखा है। सच्चाई तो यह है कि नेविगेशन शब्द की जड़ें ही संस्कृत के नवगति में मिलती हैं, यानी दिशा और गति का ज्ञान हमारे DNA में है। इस जहाज का डिजाइन अजंता की गुफाओं में बनी प्राचीन पेंटिंग से प्रेरित है। जरा कल्पना कीजिए, जो चित्र कभी पत्थर की दीवारों पर उकेरे गए थे वही आज लकड़ी का रूप लेकर समंदर की लहरों पर तैर रहे हैं। विदेशी यात्रियों ने सदियों पहले अपनी किताबों में भारत के विशाल और मजबूत जहाजों का जिक्र किया है। उस वक्त कई लोगों ने इसे अतिशयोक्ति समझा, लेकिन आज भारत ने उन्हीं जहाजों को फिर से बनाकर यह साबित कर दिया कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। यह हार्ड पावर नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन है। जहां चीन पनडुब्बियां भेजकर डर का माहौल बनाता है, वहीं भारत अब संस्कृति, इतिहास और विश्वास के दम पर रिश्ते मजबूत करता है। ओमान के साथ यह मिशन भारत की दोस्ती को नई ऊंचाई देगा और पूरे अरब जगत में भारत की साख को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन अब एक बेहद दिलचस्प सवाल, इस जहाज का नाम कंडियन ही क्यों रखा गया? क्या यह सिर्फ एक नाम है? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक गहरा भू राजनीतिक और ऐतिहासिक संकेत छिपा हुआ है। कंडियन पहली शताब्दी ईस्वी के एक महान भारतीय नाविक और ऋषि थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, खासकर चीनी और दक्षिण पूर्व एशियाई दस्तावेज बताते हैं कि कंडियन भारत से निकलकर मेकांग डेल्टा और आज के वियतनाम और कंबोडिया के इलाकों तक पहुंचे थे। वहीं उन्होंने स्थानीय रानी सोमा से विवाह किया और फुनान साम्राज्य की स्थापना की थी। यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला बड़ा राज्य था जिस पर भारतीय संस्कृति की गहरी छाप थी। आज का कंबोडिया और वहां के प्रसिद्ध खमेर साम्राज्य और उसकी अपनी जड़ें इसी साम्राज्य कंडियन ऋषि से जोड़ता है। इस जहाज का नाम उसके नाम पर रखकर भारत ने अपनी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक आधार भी दे दिया है। यह बताता है कि भारत का प्रभाव केवल पश्चिम में अरब तक सीमित नहीं था बल्कि पूरब में कंबोडिया और वियतनाम तक फैला हुआ था। जहाज पर बने प्रतीक चिन्ह भी इसी गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। INSB कंडियन के पाल पर बना सूरज का निशान ऊर्जा, दिशा और निरंतरता का प्रतीक है। इसके अगले हिस्से पर बनी याली की आकृति एक पौराणिक जीव शेर जैसी ताकत और मंदिरों की रक्षा का प्रतीक मानी जाती है और यहाँ वही याली इस जहाज की रक्षा करता दिखता है। इसके साथ ही कदम वंश का शाही प्रतीक गंडवेरू यानी 2 सिर वाला ईगल भी उकेरा गया है जो चारों दिशाओं पर नजर रखने की स्थिति को दर्शाता है। और सबसे खास बात, डेक पर रखा हड़प्पा शैली का पत्थर का लंगर जो हमें सीधे हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता से जोड़ देता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि 2025 में इस लकड़ी के जहाज का आखिर क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ दिखावे के लिए है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय नौसेना इस जहाज से कई अहम सबक सीख रही है। सबसे पहले विंड एनर्जी यानी हवा की ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल। जब पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, भारत यह दिखा रहा है कि हम हजारों साल पहले से ही इको फ्रेंडली सोच रखते थे।
दूसरा, यह नाविकों के लिए एक असली ट्रेनिंग ग्राउंड है। जब ना जीपीएस हो ना इंजन, तब असली हुनर सामने आता है। समंदर में रास्ता भटकने का डर, अचानक आए तूफान में जहाज पलटने का खतरा, पीने के पानी की सीमित मात्रा, ये सारी चुनौतियां एक साधारण इंसान को नहीं बल्कि एक सच्चे नाविक को जन्म देती हैं। INSV कंडियन का क्रू हर पल मौत से आंखें मिलाकर चलता है। अरब सागर का मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक गलत फैसला और जहाज को डूबने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ कोई मोटर नहीं जो तुरंत बचाव कर ले। यह मिशन पूरी तरह नाविकों की समझ, उनकी शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा है। साथ ही उन पारंपरिक कारीगरों की भी अग्नि परीक्षा है जिन्होंने केरल में बाबू शंकरन की अगुवाई में अपने हाथों से इस जहाज को सिला है। अगर यह जहाज सुरक्षित ओमान तक पहुंचता है और वापस लौटता है तो यह आधुनिक इंजीनियरिंग के उस घमंड को तोड़ देगा जो मानता है कि पुराना मतलब बेकार होता है। असल में यह आत्मनिर्भर भारत की सबसे जीवंत और तैरती हुई मिसाल है। थैंक यू दोस्तों।